ICC इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास के जो कालखंड है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के कालखंड की सामाजिक परिदृश्य के ऊपर चर्चा की और यह चर्चा उसी चर्चे का दूसरा खंड है। तो जैसा कि मैंने पहले खंड में आपको बताया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ रहे परिवर्तन, जो कि उसका एक मुख्य भाग आर्थिक परिवर्तन का है, राजनीतिक परिवर्तन का है, तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, अगर सामाजिक परिदृश्य को देखें तो समकालीन स्रोतों में कई नए सामाजिक कैटेगरीज का वर्णन हमें देखने को मिलता है और इन सबों को, ये जो नए सामाजिक कैटेगरीज नजर आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वर्ण व्यवस्था के अंदर उन्हें प्रस्तुत करने की भी कोशिश समकालीन स्रोतों में की गई है। और आज के इतिहासकार या समाजशास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स या इंडोलॉजिस्ट्स जब इस कालखंड को देखते हैं तो उनका एंट्री पॉइंट यही होता है, वर्ण व्यवस्था। कैसे वर्ण व्यवस्था का कैसा विवरण इस कालखंड में हो रहा है, जातियों से क्या समझें, क्या जो वर्तमान में जाति व्यवस्था है या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या उसे ही आधार मान लें और यह मानकर चलें कि इस काल में भी इनकी अवस्था वही रही होगी? तो ऐसा करना गलत होगा और इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन से के इतर आप समाज में आ रहे परिवर्तन को नहीं देख सकते। तो जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की जो छवि हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक के स्रोतों में देखने को मिलता है, उसके एट्रीब्यूट्स उसके पहले के काल से अलग नजर आते हैं और उसके बाद के कालखंड में भी अगर आप देखें, जैसे अस्पृश्यता की चर्चा हम लोग कर रहे थे, चांडाल एक सोशल कैटेगरी के तौर पर उसकी चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि वैदिक काल में तो वो एक सामाजिक कैटेगरी के तौर पर उसे उद्धृत किया गया है, जबकि लेटर वैदिक काल में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, या आप कहें कि उपनिषदिक काल में कहीं ना कहीं एक सेग्रीगेशन है, शूद्रों से भी उन्हें अलग कैटेगरी के तौर पर देखा जा रहा है, परंतु अस्पृश्यता अभी भी वंशानुगत नहीं हुआ है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति में परिवर्तन होते जा रहे हैं और जो अधिशेष उत्पादन हो रहा है उसका पुनर्वितरण के तरीके बदलते जा रहे हैं, तो उसके प्रतिफल के तौर पर कई सामाजिक रीतियां और कुरीतियां भी सामने आ रही हैं और उसकी समझ हमें होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट हैं, आप यूं मानकर चलिए कि 18वीं शताब्दी के अंत के दशकों में और 19वीं शताब्दी पूरे समय में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस हैं और बाद में जाकर कई इंडियन हिस्टोरियंस भी हैं, जिन्होंने भारत के अतीत को जानने की कोशिश की, एक नए तरीके से इतिहास के एक नए परिभाषा के तौर पर, तो उन्हें वर्ण व्यवस्था का वर्णन समकालीन स्रोतों में मिलता है और कहीं ना कहीं जो एक ओरिएंटल व्यू वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट का है, उसके तहत जो समझ बनी वर्ण व्यवस्था की,
वो ऐसी बनी कि मानो ये एक शाश्वत व्यवस्था भारतीय इतिहास का रहा है। यह सच्चाई नहीं है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे वैदिक काल में इसका स्वरूप अलग था, उत्तर वैदिक काल में कुछ और उपनिषदिक काल के पश्चात वो कुछ अलग एट्रीब्यूट्स उसमें जुड़ते जा रहे हैं। जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में अलग एट्रीब्यूट्स जुड़ते जा रहे हैं। गुप्त काल में हम देखेंगे कि और भी नए एट्रीब्यूट्स उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक डायनेमिक आप कह सकते हैं सिस्टम है, और इस डायनेमिज्म को समझे बिना जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की समझ हमें अच्छी नहीं बन सकती। तो जो पश्चिमी भारतविद हैं वो जो 4 वर्णों की व्याख्या पाते हैं समकालीन स्रोतों में, वह ऐसा मान बैठते हैं कि इसका कारण कोई मानवीय नैसर्गिकता रहा होगा या प्राकृतिक आधारों पर ही ये 4 विभाजन किया गया होगा। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर आप कह सकते हैं, जैसे श्रम को आप श्रम विभाजन के तौर पर उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण जो हैं वो पूजा पाठ में लगे हैं, क्षत्रिय जो हैं वो सुरक्षा में लगे हैं, वैश्य जो हैं वो खेती कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, और मीनियल जॉब्स जो हैं वो शूद्र कर रहे हैं। और ये एक बड़ी आम सी बात है। किसी भी सोसाइटी में अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर करें तो आप इन आधारों का प्रयोग करते हैं, और इन आधारों पर ही श्रम विभाजन या इन आधारों पर श्रम का विभाजन होना या श्रम को विभाजित करना बड़ी आम सी बात है। तो इसे इस तरीके से वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने प्रस्तुत करने की कोशिश की, और आज विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट या आप रीसेंट रिसर्चेस अगर देखें तो अब इतिहासकार इन बातों को ज्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि अब हमारी समझ जो इस कालखंड की है, 6ठी शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक की है, उसमें जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों के आलोक में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के एट्रीब्यूट्स को देखने की कोशिश की जा रही है। और कई जो इंडोलॉजिस्ट हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने शुद्धता अशुद्धता की धारणा यानी नोशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, तो इसे आप एक आइडिया के तौर पर एक प्रस्तुतिकरण करने की जो कोशिश है उस तौर पर भी समझ सकते हैं। जबकि हम देखेंगे कि ये मात्र आइडिया नहीं है या कहीं एक नोशन मात्र नहीं है, बल्कि इसका सीधा संदर्भ अर्थव्यवस्था और समाज में हो रहे परिवर्तन से है। तो अगर आप 1950 तक की राइटिंग्स को देखें इंडोलॉजिस्ट्स की, सोशियोलॉजिस्ट्स की, तो प्योरिटी और पोल्यूशन के ऊपर काफी महत्व दिया गया है जाति व्यवस्था में या वर्ण व्यवस्था में, और संभवतः ऐसा माना गया कि शुद्धता अशुद्धता की जो धारणा है उसी को आधार बनाया गया है, जिसके पश्चात वर्ण व्यवस्था इस रूप में हमें दिखता है। और कहीं ना कहीं इन राइटिंग्स में आपको ऐसा नजर आएगा कि रिचुअल रैंकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव प्योरिटी। तो नोशनल प्योरिटी जो है अलग अलग सोशल कैटेगरीज का, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हायरार्की ऑफ रिचुअल रैंकिंग। जो सबसे प्योर है उसे आप ब्राह्मण मान लिया, और जो सबसे इम्प्योर है उसे आप शूद्र मान लिया, और उसके पश्चात अनटचेबल्स भी एक कैटेगरी के तौर पर उभर कर हमें देखने को भारतीय इतिहास में मिलता है। पर हम यह भी पाते हैं कि इसमें कोई प्राकृतिक जैसी चीज नहीं है, ये मनुष्य का कोई नैसर्गिक गुण नहीं है इस तरह के डिवीजन ऑफ लेबर को जन्म देने का। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर मनुष्य नैसर्गिक रूप से श्रम विभाजन इन आधारों पर करता, तो इसका उदाहरण हमें भारत के बाहर भी मिलता। परंतु भारत के बाहर तो हमें जाति व्यवस्था जैसी परिपाटी या सिस्टम देखने को मिलती नहीं। तो ऐसे
इस सच्चाई को भी हमें सामने रखना होगा। और ऐसा अब एक समझ बनता जा रहा है इतिहासकारों के बीच कि अलग अलग पेशों की जो शुद्धता या अशुद्धता का पैमाना है, वो अगर हम अर्थव्यवस्था और समाज और राजनीति के बदलते परिवेश के परिणाम के तौर पर अगर हम नहीं देखें तो संभवतः हम कोई गलती कर रहे होंगे, क्योंकि ये नैसर्गिक या प्राकृतिक नहीं हो सकता। जाति व्यवस्था, प्योरिटी, पोल्यूशन मनुष्य के नैसर्गिक या प्राकृतिक स्वरूप को नहीं दर्शाते। अगर ऐसा होता तो अगर इंपिरिकली भी देखें, अगर सीधे एविडेंस को देखें, तो वैदिक स्रोतों में चर्मकार या रथकार का जो उल्लेख है उसमें उनकी सोशल पोजीशन काफी अच्छी दिखती है, और इसका सीधा संदर्भ अर्थव्यवस्था से रहा होगा, क्योंकि रथ का प्रयोग राजसी कामकाजों में हो रहा है। तो जो रथ बनाने के काम में जो लिप्त हैं, रथकार हैं, उनकी सोशल पोजीशनिंग अच्छी है। परंतु आगे के काल में जाकर हम देखते हैं कि ये फिर जो हायरार्की है, सोशल हायरार्की है, उसमें वो काफी नीचे उनका स्थान रखा जाता है। तो यह अपने आप में एक सूचना हमें देता है कि जाति व्यवस्था को या वर्ण व्यवस्था को शाश्वत तरीके से समझना, या आप कह सकते हैं कि ये किसी मानवीय नैसर्गिक गुण का एक प्रतिफल के तौर पर समझना संभवतः गलत होगा। वैसे ही कई सोशियोलॉजिस्ट और इंडोलॉजिस्ट की राइटिंग्स में आप यह भी पाते हैं कि जो कास्ट सिस्टम की एक एट्रीब्यूट जो हमें आज भी खास कर शहरों के बाहर देखने को मिलती है, वो है कास्ट एक्सोगेमी, माफ करें, कास्ट इंडोगेमी, एंड जो हमारा एक गोत्र होता है वो गोत्र एक्सोगेमी। तो शादियां जो होती हैं मैट्रिमोनियल रिलेशंस में, आप पाएंगे कि गोत्र के बाहर शादियां होती हैं और जाति के अंदर ही शादियां होती हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लैन एक्सोगेमी एंड ट्राइबल इंडोगेमी। अब कई इंडोलॉजिस्ट यह मानते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट्स भी कई इस बात से सहमति रखते हैं, कि ये जो एट्रीब्यूट है कास्ट सिस्टम का, इंडोगेमी का, यानी एक जाति में ही विवाह करने का, और एक जो गोत्र होता है गोत्र के बाहर शादी करने की, यह परंपरा संभवतः आर्यों के जो ट्राइबल इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो जनजातियां यहाँ व्याप्त हैं, उनसे, चूंकि ट्राइबल प्रैक्टिसेस में इस तरह की बातें थीं, इस तरह की परिपाटी थीं, जिसे हम ट्राइबल इंडोगेमी और क्लैन एक्सोगेमी के तौर पर समझते हैं। तो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है आर्यों का ट्राइबल ग्रुप से, उसके फलस्वरूप, उसके प्रतिफल के तौर पर यह एट्रीब्यूट अब जाति व्यवस्था का भी एट्रीब्यूट बन गया है। सो आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू कास्ट सिस्टम also meant that this tribal trait got a place, a very prominent place in the emerging caste system. अब अगर हम यह मान लें कि यह ऐसा ही और इन्हीं कारणों से हुआ था, तो कई इतिहासकार और समाजशास्त्री इसके विरोध में भी अपना मत रखते हैं। उनका मानना है कि ये जो इंडोगेमी का मसला है या गोत्र एक्सोगेमी का मसला है, वो केवल ट्राइबल इंटरैक्शन के आधार पर समझा नहीं जा सकता, क्योंकि द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एमैलगमेशन शोज दैट ट्राइब्स entered into marriage relation with one another
एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर एंड ट्रेड। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि जो वॉर है या व्यापार का जो संदर्भ है, उसमें भी इस तरह के मैट्रिमोनियल अलायंसेस की संभावना बनी रहती है, मैरिज रिलेशंस की संभावना बनी रहती है। तो वार और व्यापार, युद्ध और व्यापार भी जो वैवाहिक संबंध का आप कह सकते हैं एक कॉन्टेक्स्ट है। और अगर आप युद्ध और व्यापार को भी एक पृष्ठभूमि मानते हैं जिसके फलस्वरूप शादियां हो रही थी, तो यह भी एक मान्यता बनती है कि marriage could have served as a form of exchange between groups, and this exchange was considered necessary to keep life going. जो जेंडर रिलेशंस की बात होती है, और चूंकि हम सामाजिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करना अति महत्वपूर्ण है। और हम पाते हैं कि कास्ट इंडोगेमी may even be considered as a subsequent development to ensure the need of maintaining the privileges of the upper orders. और ये जो exchange हो रहा है उसमें females are included. तो आप कह सकते हैं कि ये जो ये कम्युनिटी के सर्वाइवल की जो मैकेनिज्म होती है, और आर्य और अनार्य के इंटरैक्शन से इतर अगर हम सोचें, तो यह भी एक कॉन्टेक्स्ट हमें प्रदान करता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, some products or some commodities had to be transacted. और यहां अगर जेंडर हिस्टोरियंस की बातों को देखें तो हमें बताया जाता है कि यहीं कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो उनका भी कहीं ना कहीं कोमोडिफिकेशन होता दिखता है। एंड मैरिज इज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो विवाह एक आप कह सकते हैं साधन बना जिसके फलस्वरूप एक्सचेंज संभव हो पा रहा है अक्रॉस कम्युनिटीज। और इसमें यह मानना कि ये ट्राइबल ट्रेट है और आर्यों के ट्रेट में इसकी एंट्री हो रही है, आप इसके इतर भी एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। तो इसी की चर्चा हम लोगों ने की। इससे इतर एक मान्यता यह भी है ऐतिहासिक राइटिंग्स में या इंडोलॉजिस्ट्स या सोशियोलॉजिस्ट्स की राइटिंग में कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार श्रम विभाजन है। और श्रम विभाजन यानी जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो जैसे ही एक समाज और एक अर्थव्यवस्था ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ज़्यादा जटिल होता जाता है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर एक नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से होता है। यह बात, इसमें कोई विवाद नहीं। परंतु कई इंडोलॉजिस्ट्स यह मानते हैं कि इसी उत्पादन की प्रक्रिया को ज्यादा सघन या उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्षमता विकास के कारण जाति या वर्ण व्यवस्था जैसी व्यवस्था का आगमन हुआ। परंतु यह भी, इसकी भी आलोचना की जा सकती है, इस प्रपोजिशन की भी आलोचना हुई है इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इसे वंशानुगत क्यों बनाया गया? ठीक है, अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो उसे वंशानुगत क्यों कर रहे हैं, जो कि हमें कास्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। तो वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन के सीमित होने के कारण
सामाजिक विभेदीकरण उतना मुखर नहीं दिखता, परंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात यह विभेदीकरण हमें ज्यादा मुखर रूप से दिखना शुरू हो जाता है और इसके पश्चात जाति व्यवस्था वंशानुगत भी होता दिखता है। तो यह कहना कि उसे इफिशिएंट बनाने के लिए, उसे क्षमता और डिवीजन ऑफ लेबर की क्षमता विकास करने के लिए जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानना संभवतः गलत होगा, क्योंकि जब समाज के पास अधिशेष उत्पादन के साधन सीमित हैं और अधिशेष उत्पादन सीमित स्तर तक हो रहा है, जैसा कि हम वैदिक संदर्भ में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण बहुत मुखर नहीं है। लेकिन 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के पश्चात चूंकि उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है, उसके तकनीकी कारण है, उसके अर्थव्यवस्था से जुड़े कारण हैं, उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़े कारण हैं, और यह परिवर्तन जब होता दिखता है तो हमें यह विभेदीकरण, सामाजिक विभेदीकरण ज्यादा मुखर तौर पर होता दिखता है और इसके पश्चात जाति व्यवस्था वंशानुगत भी होता दिखता है। तो जो रिचुअल डिस्टिंक्शन है, जिसे एक अलग एट्रीब्यूट के तौर पर जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश हम करते हैं कि कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो अबाउट योर रिचुअल आइडेंटिटी, योर रिचुअल पोजिशन, राइट, योर रिचुअल स्टेटस। तो रिचुअल डिस्टिंक्शन पर भी अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे द्विज, ट्वाइस बॉर्न और वैसे कैटेगरीज जो कि दे आर बॉर्न ओनली वंस, तो जिसे यज्ञोपवीत के तौर पर हम जानते हैं। तो ट्वाइस बॉर्न और सिंगल बॉर्न जैसे कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गए, या बाद में जाकर अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का भी भाव जाति व्यवस्था से जुड़ता गया। तो शाश्वत तरीके से ये सारे एट्रीब्यूट्स जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था से जुड़े नहीं हैं, परंतु इतिहास के एक विशेष कालखंड में विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में ये फीचर्स जाति व्यवस्था को या जाति व्यवस्था की डिफाइनिंग फीचर्स बनती जा रही हैं। आगे के काल में वो ढीली भी पड़ती हैं, वो उसका स्वरूप बदलता भी जाता है। तो फॉर्म जो है जाति व्यवस्था का वो बदल भी रहा है। अब जैसे अगर आप समकालीन स्रोतों को देखें, खासकर कर धर्मशास्त्रों में, तो आप पाएंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच अन्योनाश्रय संबंध पर भी बल दिया जा रहा है, और यही संदर्भ है जिसके अंतर्गत मैंने द्विज की बात की। तो जहां आप पाते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में तनाव का भी उल्लेख है, वहीं कई स्रोतों में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच अन्योनाश्रय संबंध पर भी बल दिया गया है, ताकि जो अधिशेष का पुनर्वितरण है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और इसी संदर्भ में आगे जाकर 4ठी शताब्दी माफ करें, ये ईसा पूर्व यहां आपके स्लाइड पर गलत लिखा है, 4ठी शताब्दी ईस्वी के पश्चात जो जिसे कई इतिहासकार कली एज क्राइसिस मानते हैं, उस समस्या का भी उल्लेख हमें मिलता है। और इसका सीधा जो संदर्भ है वो ये है कि अब जो करदाता वर्ग है, यानी वैश्य और मीनियल जो जॉब्स जिनके हाथ है, यानी कि शूद्र, वो नॉर्मेटिव तरीके से कर राज्य व्यवस्था को पहुंचा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिफायंस है या इनेबिलिटी है, और इससे जो उबरने की कोशिश की गई, जिन तरीकों का प्रयोग किया गया इसके पश्चात, उसके प्रतिफल के तौर पर आप जो लैंड ग्रांट्स है, भूमि अनुदान है, या जो अर्थव्यवस्था का आप कह सकते हैं लोकलाइजेशन है, वो शुरू होता दिखता हमें दिखना लगता है। और वो जो ये जो प्रक्रियाएं हैं,
वो गुप्त काल के पश्चात हमें देखने को मिलती हैं और जिसे हम फ्यूडलिज्म के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, सामंतवाद के तौर पर, सामंतवाद की जो परिस्थितियां होती हैं वो संभवतः इसी संदर्भ में जन्म ले रही हैं 4वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात। तो आज की चर्चा चूंकि मूलतः 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक की ही थी, तो इसलिए इस परिवर्तन पर कभी चर्चा हम लोग विस्तृत तरीके से आगे करेंगे, परंतु अभी तक का जो सामाजिक परिदृश्य हम लोगों ने देखा उसका एक मूल उसकी जो एक मूल समझ है वो ये है कि जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को अलग अलग स्वरूपों के तौर पर इंडोलॉजिस्ट्स ने हमें जो हमारे ऊपर एक समझ बनाई, शाश्वत तरीके की समझ बनाई, वो गलत है। सच्चाई यह है या इतिहास या आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली जो वैलिड हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये होगी कि जाति व्यवस्था के आधार बदलते रहे, वर्ण व्यवस्था के आधार बदलते रहे और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे उसके अनुरूप बदलते गए। तो इसमें एक डायनेमिज्म भी है और कई सोशल कैटेगरीज जिनका उल्लेख हमने किया, रथकार, चर्मकार, वो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग सोशल प्रेस्टीज एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे ही अनटचेबिलिटी ये अनंत काल से जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि एक कालखंड में, एक विशेष परिस्थितियों में इसकी शुरुआत हो रही है और यह सघन होता जा रहा है और परिस्थितियां बदलने पर ये जाति व्यवस्था का डिफाइनिंग फीचर नहीं भी रहता है। तो यह एक इतिहास आप कह सकते हैं हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट समझ समाज की हम बना सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास की। धन्यवाद।